हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे। और अध्याय नंबर 10 का नाम है पटकथा। और अभी तक जो है 9 अध्याय मैं करवा चुकी हूं, क्योंकि HPSC PGT हिंदी का एग्ज़ाम 17 नवंबर को है, जिसके बहुत ही कम दिन रह गए हैं। और मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम जल्दी से इन चैप्टर को कंप्लीट करवा दो। तो जल्दी तो भाई, मुझे जो मेरे साथ कैंडिडेट जुड़ रहे हैं उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और उनसे भी ज़्यादा चिंता मुझे है। लेकिन मेरे साथ TGT PGT एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के भी काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं और HPSC सब्जेक्टिव के लिए भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। लेकिन सब्जेक्टिव वालों को तो मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। फिर जैसे ही आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो मैं आपको उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए पूरे टिप्स दूंगी और हिंदी का मैं पूरी तरीके से आपकी तैयारी भी करवा दूंगी कि आपको सब्जेक्टिव में किस प्रकार से लिखना है। और वैसे मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं, वो बाद में बातें करेंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पटकथा पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है पटकथा। अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करूं तो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है पहले 4 या 5 अध्याय जो हैं, यानी कि 7-8 अध्याय जो मैं अभी तक करवा चुकी हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार जिस अध्याय से पूछे गए थे इस बार भी उसी अध्याय से पूछे जाएं, या फिर जिससे पिछली बार नहीं पूछे गए थे उससे इस बार भी नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है और इसके लिए टेस्ट के लिए सभी अध्याय जो है हमारे लिए बराबर अहमियत रखते हैं। तो इस अध्याय में हम पटकथा पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं लगता कि इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अगर कोई क्वेश्चन बनने वाला है तो उस पर मैं जरूर फोकस करूंगी और आपको बताऊंगी भी ये प्रश्न पूछ सकती है HPSC किस प्रकार के प्रश्न पूछती है वो मैं साथ साथ बताती रहती हूँ। तो अध्याय नंबर 10 पढ़ेंगे, पटकथा। शुरुआत करते हैं। पटकथा होती क्या है? पट का मतलब होता है पर्दा और कथा का मतलब होता है कहानी, यानी कि जो कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? हम पटकथा कहते हैं। अब देख लेते हैं पटकथा। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है, यानी कि एक ऐसी कथा जिसको कैमरे के माध्यम से फिल्म के पर्दे पर दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं। और पटकथा की ये परिभाषा किसने दी? मनोहर श्याम जोशी ने दी, क्योंकि ये दूरदर्शन और उसको क्या कहते हैं, रेडियो वाले को दूरदर्शन और उसको कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उससे जुड़े हुए थे। ये रेडियो के प्रोग्राम से भी जुड़े हुए थे मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी ने पटकथा की परिभाषा दी। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये परिभाषा पटकथा की किसने दी? तो मनोहर श्याम जोशी के शब्दों में है ये, ठीक है। पटकथा लेखन पुस्तक। अब मनोहर श्याम जोशी ने एक पुस्तक भी लिखी और पुस्तक का नाम है पटकथा लेखन पुस्तक। पटकथा लेखन कैसे करें, ये एक पुस्तक लिखी मनोहर श्याम जोशी ने। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि पटकथा लेखन पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि आपके NCERT की बुक में दिया हुआ है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मनोहर श्याम जोशी हैं। पट कथा, ये मैंने आपको बता दिया, पट प्लस कथा 2 शब्द हैं इसमें। पट का मतलब है पर्दा और कथा का मतलब है कहानी। सिनेमा हो या टेलीविज़न हो, मतलब किसी के लिए भी, यानी कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी जो लिखी जाती है उसे पटकथा कहते हैं। अब पर्दा तो टेलीविज़न का भी होता है और सिनेमा का भी होता है। तो कथा व कहानी का स्रोत, यानी कि कथा या जो कहानी जो हमें पर्दे पर दिखाई जानी है, या पर्दे पर या पटकथा जो भी लिख रहा है, तो उसका स्रोत क्या होता है? मतलब मैं कोई पटकथा लिखना चाहती हूँ तो मैं उसका स्रोत कहाँ से लेकर आऊँगी? तो पटकथा का स्रोत जो है कुछ भी हो सकता है। स्वयं के साथ या आसपास घटित घटना हो सकती है, अखबार में छपा कोई समाचार हो सकता है, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी हो सकती है, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व या सच्चा किसान, साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे उपन्यास हैं जिनको लेकर फिल्म बनाई गई हैं।
तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पटकथा का स्रोत क्या हो सकता है। आपको पेपर में ऑप्शन में इनमें से कोई भी 3 दे देंगे और एक कुछ अलग ही दे देंगे, तो कोई भी जो है कहानी का स्रोत हो सकता है। स्वयं के साथ कुछ घटित हुआ हो, या आसपास कुछ घटित हो रहा हो, या अखबार में छपा कोई समाचार हो, अखबार में छपी कोई घटना हो, या कोई समाचार हो, या अपनी खुद की कल्पना से उपजी कोई कहानी हो, या इतिहास के पन्नों से कोई झांकता व्यक्तित्व हो, या फिर कोई सच्चा किस्सा, किस्सा है ये, कोई सच्ची किस्सा, किस्सा मतलब कहानी जो हम आसपास सुनते हैं, या साहित्य की कोई विधा हो सकती है। आगे चलते हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी क्या कहते हैं। अब इसी तरीके से अब ये कुछ रचनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है देवदास, और इसको 3 बार फिल्माया गया, मतलब इस पर 3 बार फिल्म बनी, और देवदास फिल्म आप सभी ने देख रखी होंगी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के कौन से उपन्यास को फिल्माया गया, तो वो है देवदास। टीवी या फिल्म की पटकथा की संरचना नाटक की पटकथा से बहुत मिलती है। अब देखो, एक तो नाटक एक तरीके से टीवी या फिल्म में, जो जैसे फिल्म की कहानी होती है 3 घंटे की, या टीवी पर कोई सीरियल दिखाया जा रहा है, वो भी एक कहानी होती है। तो इनकी कहानी और जो नाटक की पटकथा होती है ना, वो दोनों, क्योंकि नाटक रंगमंच पर दिखाया जाता है और टीवी और फिल्म की जो कथा होती है, जो पटकथा है, वो पर्दे पर दिखाई जाती है। तो ये दोनों आपस में बहुत ही मिलती हैं। अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले इसे कहते हैं। तो इनमें क्या क्या होते हैं, जैसे कथानक होता है। पटकथा के अंदर क्या होगा, कथानक होता है। कथानक किसे कहते हैं, उसकी कथा वस्तु को ही कहते हैं, मतलब जो कहानी होती है ना, उस पटकथा की जो कहानी होती है उसे कथानक कहते हैं। पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य, कहानी की क्रमिक विकास, द्वंद्व और फिर समाधान होता है। ठीक है, तो ये कुछ तत्व होते हैं इसके अंदर पटकथा के, तो ये जरूर होते हैं हर एक पटकथा के अंदर। और यही अगर आप देखें तो ये सब कुछ एक नाटक के अंदर भी होते हैं। नायक मतलब नायक या नायिका, मेन जिसका जो पात्र होते हैं, जिसके चारों तरफ वो घटना घूमती है। घटना स्थल होते हैं इसके अंदर, दृश्य होते हैं, और कहानी का क्रमिक विकास, मतलब कहानी को क्रम बाई क्रम विकास करके उसका आगे बढ़ाया जाता है। फिर द्वंद्व होता है, क्योंकि द्वंद्व नहीं होगा तो कहानी का क्रमिक विकास नहीं होगा। और अंत में क्या होता है, समाधान होता है। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ अंतर भी होता है। अभी तक तो हमने समानता बताई कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये पटकथा में भी होती हैं, और ये जो रंगमंच का नाटक होता है उसमें भी होती हैं। लेकिन मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ अंतर होता है। जैसे क्या नाटक होता है, क्या अंतर होता है, फिल्म के जो दृश्य होते हैं वो छोटे होते हैं, और नाटक के जो दृश्य होते हैं लंबे होते हैं। ठीक है, नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। अब फिल्म के अंदर तो एक फ्लैशबैक पद्धति भी होती है जिससे सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन नाटक के अंदर जो रंगमंच पर दिखाया जा रहा है उसमें फ्लैशबैक वाली टेक्निक जो है नहीं होती है। नाटक में सीमित घटना स्थल होते हैं, क्योंकि नाटक को एक रंगमंच पर दिखाया जाना होता है और हर जगह पर हम हर घटना स्थल को नहीं ला सकते, इसलिए नाटक में सीमित घटना स्थल होते हैं। हर दृश्य नए स्थान हो सकता है, लेकिन जो फिल्म है उसमें हर दृश्य के लिए एक नया स्थान चूज करते हैं। आप देखते हैं ना, जब फिल्म की शूटिंग होती है तो मतलब एक भी दृश्य ऐसा नहीं होता जो दूसरे दृश्य से मिलता जुलता हो, अलग अलग दृश्य लिए जाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर है, नाटक में सीमित घटना स्थल होते हैं, हर फिल्म के अंदर हर दृश्य के लिए एक नया स्थान होता है। नाटक एक सजीव कला माध्यम होता है, सब कुछ जीवंत होता है। और देखो, नाटक रंगमंच पर दिखाया जा रहा है, और रंगमंच पर जो नाटक दिखाया जा रहा है, जो नाटक अभिनीत किया जा रहा है, उसके पात्र सजीव होते हैं। जैसे कि रामायण का ही नाटक दिखाया जा रहा है तो कोई राम बन रहा है, कोई लक्ष्मण बन रहा है, कोई शत्रुघ्न बन रहा है, कोई दशरथ बन रहा है, तो ये पात्र क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो नाटक एक सजीव कला माध्यम होता है, सब कुछ जीवंत होता है,
उसी वक्त घट रहा होता है। जब आप नाटक को रंगमंच पर देखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ अभी घटित हो रहा है, लेकिन जो फिल्म होती है वो पूर्व रिकॉर्डिंग ध्वनियाँ या छवियाँ होती है। फिल्म में क्या करते हैं, पहले से साल 2 साल 6 महीने में उस सारे को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उस फिल्म को जो है पर्दे पर दिखाया जाता है। तो फिल्म के अंदर जो ध्वनियाँ और छवियाँ होती हैं वो पूर्व रिकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन नाटक सजीव कला माध्यम होता है। नाटक का कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना, चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखा जाता है। वही मैंने आपको बताया कि नाटक को एक ही स्थान पर बैठकर देखते हैं, जीवंत पात्रों के माध्यम से नाटक को दिखाया जाता है। इसलिए नाटक की जो दृश्य हैं वो सीमित रखे जाते हैं और नाटक के अंदर जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, उन्हें भी सीमित मात्रा में रखा जाता है। लेकिन फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म में इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता है। उसमें कितने भी दृश्य हो सकते हैं, कितने भी पात्र हो सकते हैं। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैंने जब नोट्स बनाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है, इस पर IMP लिख रखा है। तो नाटक की कथा का विकास कैसा होता है, आपसे ऑप्शन में दे देंगे एक रेखीय, द्विरेखीय या त्रिरेखीय, जो भी। तो नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है और इसमें क्या होता है, फिल्म के अंदर फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। फ्लैशबैक तकनीकी वह होती है जिसमें किसी पात्र का, जैसे कोई पीछे की चीज़ें कोई पात्र याद कर रहा है तो हम उसे फ्लैशबैक तकनीक, जैसे सोचते हैं ना, तो वो फ्लैशबैक तकनीकी से बताया जाता है। कोई पात्र है जैसे अपने पीछे की जिंदगी के बारे में याद कर रहा है तो वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं, वो फ्लैशबैक तकनीकी से हम दिखा देते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड होता है जिसमें हम आगे के बारे में बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है, सोचते हैं। लेकिन नाटक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नाटक के अंदर एक पात्र है जो स्टेज पर खड़ा होकर अगर चुपचाप खड़ा होकर सोचने लग गया तो जो दर्शक है वो क्या सोचेंगे, कि भूल गया, ये तो चुपचाप खड़ा हो गया। उन्हें ये नहीं पता कि ये पीछे के बारे में सोच रहा है, क्योंकि हम दिखा तो सकते नहीं। लेकिन फिल्म में या टेलीविजन पे क्या है, पर्दे पर वो दृश्य दिखाए जाते हैं। तो इसमें फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकी का प्रयोग होता है, लेकिन नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि कुछ कहानियां जिसके द्वारा लिखी गई हैं। रांगे राघव की एक कहानी है गूंगे, इसका पात्र है चमेली, शकुंतला, बसंत, और ये बच्चे हैं, यानी कि चमेली के 2 बच्चे हैं, शकुंतला और बसंत। तो ये पात्र आप ध्यान रखें, हो सकता है ये पात्र भी आपसे पूछ ले और आपसे पेपर में पूछ सकते गूंगे कहानी के रचनाकार कौन है, तो रांगे राघव की कहानी है। ठीक है। ऐसे ही मोहन राकेश का एक नाटक है अंडे के छिलके, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका पात्र है श्याम और वीना। श्याम और वीना 2 पात्र हैं और वीना की एक सास है, उसका नाम है जमुना। तो ये पात्र हैं, हो सकता है पात्र भी आपसे पूछ ले या फिर पेपर में पूछ ले कि अंडे के छिलके नाटक के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। गूंगे कहानी के लेखक कौन है, रांगे राघव। अब कुछ एक बातें और हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, दृश्य होता है। ये यहाँ से HPSC प्रश्न पूछ सकती हैं। फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के बारे में पूछ सकती है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये कहानी के बारे में पूछ सकते हैं, अंडे के छिलके नाटक किसकी रचना है, ये पूछ सकते हैं। दूसरा, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, तो आपको बताना है दृश्य होते हैं। दिखने को बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है, दृश्य होते हैं। पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग होता है एक, जिसको ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि दृश्य संख्या के साथ होने चाहिए। दृश्य संख्या के साथ, दृश्य के काफ़ी अहम रोल होता है जब पटकथा लिखते हैं। तो पटकथा लिखते वक्त दृश्यों का ध्यान रखना चाहिए, लोकेशन, घटना स्थल जैसे कैमरा इत्यादि। ठीक है। घटना का समय जैसे जरूर बताना चाहिए जब आप पटकथा लिख रहे हैं। तो मतलब ये है कि जब आप कोई भी दृश्य लिखें तो उसकी लोकेशन जरूर बताएं, घटना स्थल, जो दृश्य फिल्माया जा रहा है उसका घटना स्थल भी उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसका परिवेश भी उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे घटना का समय हम पटकथा लिख रहे हैं, जैसे कि आज एक लड़ाई हुई, तो हमें मतलब दोनों पात्रों के बीच में जैसे कोई युद्ध होता है या द्वंद्व होता है,
तो आज दोपहर, आज सुबह, आज शाम, इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। घटना का समय भी यहाँ पर बताया जाना चाहिए। तो भाई यही था, और अगला अध्याय हम फिर से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ नोट्स में डाल रखा था। वैसे अगर आप इसे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। तो आप ये तो मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ली होगी। और अब जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ अव्यक्ति और माध्यम के बहुत ही शॉर्ट तरीके से डाल रही हूँ, ताकि एक बार क्विकली आपका रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।